हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने खत्म कर दिया। रोड मैप भी आप लोगों को बना के दिया था भाई, क्या क्या पढ़ना है। 50 ठो टीचर का 50 ठो बुक को पढ़ के कोई फायदा नहीं, फेल हो जाओगे। ठीक है, एक टीचर का फॉलो करो, अच्छे से फॉलो करो। हमारा जो संजीवनी बूटी है भाई, हम बता दें अपना संजीवनी बूटी का खासियत। 25 पेज के अंदर अंदर पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवाए हैं। उसके बाद कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आज शाम को हम लेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों को ई बुक को रीड कर लेना है। ई बुक, हमारा जो ईडी का जो ई बुक है ना, उसको बस रीड कर लेना है, रीड आउट कर लो। संजीवनी बूटी को घोल के पी लो। और शाम को आएगा बोनस बूटी, शाम को 5-10 पेज का कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएगा, आप लोग उसको भी पढ़ लेना। बस ईडी का एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। इस संजीवनी बूटी और बोनस बूटी को किसी ने अगर कर लिया, तुम्हारा बेड़ा पार है भाई। तुम 70+ भी लेके आ सकते हो, ये मेरा गारंटी है भाई। ठीक है, तो आओ हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 2। अब यूनिट नंबर 2 से आप बोलोगे भैया जी कितना मार्क्स का आता है, तो अप्रोक्स अप्रोक्स 20 मार्क्स तक का यूनिट नंबर 2 से आपको पूछ सकता है। यस, 20 मार्क्स 25 मार्क्स तक का यूनिट नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। आइए जरा समझते हैं। इसका नाम है दोस्तों पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। इस चैप्टर का नाम क्या है? इस चैप्टर का नाम है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। सबसे पहले हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पे बात करेंगे, लेकिन बाबू आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। बिकॉज अभिषेक भैया बहुत मेहनत किए हैं, बहुत एफर्ट लगाए हैं। अगर आपको लगता है कि अभिषेक भैया दिन रात सुबह शाम आपके लिए मेहनत किए हैं, तो थोड़ा सा अभिषेक भैया को आप मोटिवेट कर दो भाई प्लीज। मेरे को मोटिवेशन का रिक्वायरमेंट है। प्लीज गाइज एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, तब जाके तुम्हारा एग्जाम अच्छा होगा ना। एक टीचर का भी दुआ लगता है हमेशा। आप लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। पूरा फैला दो वीडियोस को। चलो आ जाओ। तो हम लोग 2 मार्क्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। ओके, आइए प्यार से समझाएंगे, एग्जांपल्स दे दे के समझाएंगे, एकदम मार ईडी पूरा हो जाएगा 70+ एकदम। आइए, सबसे पहले बोला है कि स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको बोलेगा डिफाइन स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? तो स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि लोगों को इनकरेज करना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। जैसे मान लो कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके दोस्त लोग जो मदद करते हैं, आपके दोस्त लोग जो सपोर्ट करते आ रहे भाई तू स्टार्ट करना बिजनेस, हम है तो तू स्टार्ट तो कर, हम है तो हम प्रमोट कर देंगे, हम पैसे लगा देंगे, हम तेरे फर्म में, हम तेरे कैफे में काम कर लेंगे, हम तेरे बिजनेस में काम कर लेंगे। तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन का मतलब क्या होता है? सपोर्ट। जो सपोर्ट सिस्टम आप प्रोवाइड करते हो नॉर्मली, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। So stimulation means encouraging people to start new businesses through support and motivation. It includes training, financial help and guidance to entrepreneur. तो सीधा सा बात है कि एक नौजवान लड़का, एक यंग लड़का जब एक बिजनेस स्टार्ट करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर, तो उसे चाहिए होता है सपोर्ट। उसे 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 एक उसे एक इनकरेजमेंट चाहिए होता है, उसे एक फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, ट्रेनिंग सपोर्ट, गाइडेंस सपोर्ट चाहिए होता है। तो अगर आप एक नया बिजनेसमैन को, एक नया एंटरप्रेन्योर को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो सपोर्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्तों स्टिमुलेशन। एग्जाम्पल क्या हो गया? जैसे कि वो सरकार है। अब सरकार एंटरप्रेन्योर्स लोगों के लिए कितना सारा स्टार्टअप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाती है। जैसे आप लोगों के दोस्त, आप अगर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपके दोस्त फाइनेंशियली आपको हेल्प करते हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग दे देते हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन। तो स्टिमुलेशन का मतलब है लोगों को नया बिजनेस शुरू करने के लिए मोटिवेट और सपोर्ट करना। अगर आप लोगों को मोटिवेट करते हैं, हाँ भाई तू कर सकता है, ये नया बिजनेस कर सकता है। जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को मोटिवेट किया था कि हाँ भाई आप कर सकते हो टीचिंग, आपके अंदर वो कैलिबर है। तो वो सपोर्ट को अपने लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलेशन। अब स्टिमुलेशन किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हो? ट्रेनिंग देके, लोन देके, फाइनेंशियल हेल्प या गाइडेंस देके। कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है तो ज्ञान दो दूसरे बंदे को, मोटिवेट करो ज्ञान देके, कुछ तो प्रोवाइड करोगे। ठीक है, फिर बात करते हैं कि पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन क्या होता है? तो पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन मतलब होता है कि अगर कोई सपोर्ट गवर्नमेंट के तरफ से मिल रहा है एक एंटरप्रेन्योर्स को, वापस सुनिए, अगर कोई सपोर्ट गवर्नमेंट के तरफ से, अगर कोई सपोर्ट मोदी जी की तरफ से मिल रहा है एंटरप्रेन्योर्स को, इसको बोलते हैं दोस्तों पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशंस।
मतलब सीधा सा बात है, मोदी जी ने बोला है कि ऑन्टरप्रनर्स हम तुमको सब्सिडीज देंगे, ऑन्टरप्रनर्स हम तुमको सस्ते रेट पे लोन्स देंगे, हम तुमको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देंगे, बिजनेस स्कीम्स देंगे। अगर कोई सपोर्ट ऑन्टरप्रनर्स लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है, सरकार की तरफ से मिल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। तो पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन रेफर्स टू द encouragement provided by the government to promote entrepreneurship। तो सरकार इंकरेजमेंट जो करती रहती है एक ऑन्टरप्रिनर्स को कि आओ आप लोग भी बिजनेस स्टार्ट करो और नेशन को बिल्ड करो, ये इंडिया को एक डेवलप्ड इंडिया बनाओ, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। सीधा सा बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता है, जैसे कि सब्सिडी, लोन, ट्रेनिंग, स्टार्टअप्स वगैरह वगैरह। ठीक है। अब प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन क्या हो गया? प्राइवेट सिस्टम मतलब, मान लीजिए कि आपका फ्रेंड आपको सपोर्ट कर दिया, तो वो तो कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशंस मींस अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशंस एंटरप्रेन्योर्स लोगों को सपोर्ट कर दिया, जैसे आप लोग सुने होंगे वो टाटा कितना सपोर्ट करता था, जैसे आप लोग सुने होंगे कि टाटा कितना सारा प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करता था। अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस यंग यंग स्टार्टअप्स को, यंग यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको अपने लोग बोलते हैं प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशंस। जैसे जैसे वो टीसीएस, जैसे आप देखोगे टाटा ग्रुप का नाम सुनोगे, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करता है, एंटरप्रेन्योर्स लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता है। ठीक है। तो अगर कोई प्राइवेट संस्था एंटरप्रेन्योर्स लोगों को सपोर्ट करता है, उसे अपने लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अब सपोर्ट कैसे कर सकते हैं सर? मेंटरशिप के हेल्प से, फाइनेंस के हेल्प से, बिजनेस ट्रेनिंग के हेल्प से, बहुत सारे तरह से आप सपोर्ट कर सकते हो। फाइनेंशियली, मेंटरशिप, या तो ज्ञानबाजी करके। ठीक है। तो सपोर्ट प्राइवेट प्राइवेट सिस्टम का एग्जांपल्स ये कौन कौन होता है? जैसे बैंक हो गया, एनजीओ हो गया, प्राइवेट कंपनीज हो गया। ठीक है, डन, क्लियर है। अब पढ़ते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एक छोटा सा ग्रुप होता है जहां मेंबर्स रेगुलरली सेविंग करते हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं, एक स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल लीजिए ना, गोकुल धाम सोसाइटी। आप लोग क्या तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखे हो? अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखोगे कि माधवी ना अचार बनाती है, अचार। अगर मान लो सारी की सारी महिलाएं मिलके अचार बनाए नॉर्मली, तो उसको अपने लोग क्या बोलेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या करती है? अ, ये एग्जांपल काम नहीं किया। अब देखोगे आपके आपके एरिया के मोहल्ले में आपके मम्मी लोग ना सेविंग करते होंगे। आपके मम्मी लोग, आंटीज लोग, आपके एरियाज के जितने भी आंटी लोग हैं, वो लोग एक साथ बैठ के ना सेविंग करते होंगे। उसको अपने लोग बोलते हैं सोसाइटी। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सोसाइटी। वो 500 500 करके हर महीना लगाते होंगे, उसमें छोटे छोटे करके सेविंग करते होंगे। जिसको उसको लोन लगता होगा, वो लोग लोन लेके जाता होगा कम इंटरेस्ट पे। तो उन ग्रुप्स को अपने लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप। खुद का हेल्प खुद खुद करेंगे। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप है। सुनिए, वापस से सुनिए। सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ नहीं है, एक छोटा सा ग्रुप है जो रेगुलरली सेविंग करते हैं, एक दूसरे को लोन देते हैं, स्मॉल बिजनेस शुरू करते हैं। अब देखिएगा, अपने अपने इलाके में देखिएगा, अपने मोहल्ले में देखिएगा, एक पूरा आंटी लोगों का ये कलेक्शंस होता है। आंटी लोग बैठक बैठक बनाती है, आंटी लोग बैठक बनाती है एक जगह पे। और सोसाइटी में ये लोग पैसा लगाता है। सोसाइटी में पैसा लगाना मतलब हर एक घर से हर महीने 500-500 रुपया करके सोसाइटी के नाम से ये लोग फंड जमा करते हैं। और जिसको उसको भी लोन का रिक्वायरमेंट रहता है, वो लोग लेके जाता है 2% रेट में या 3% रेट में या कम कम रेट में, ये लोग लेके जाते हैं इंटरेस्ट। इन ग्रुप्स को अपने लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर द स्मॉल वॉलंटरी ग्रुप्स वेयर मेंबर्स सेव मनी एंड प्रोवाइड लोन्स टू ईच अदर। ठीक है, जहां पे मेंबर्स ये पैसा बचाते हैं और लोन्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपके मोहल्ले के आंटीज लोग एक साथ बैठ के पैसा बचाते हैं हर हर महीने, और जब नीड पड़ा लोन वोन मिलता है। ठीक है। अब सीड कैपिटल क्या होता है? एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को शुरू करने के लिए जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। सीड कैपिटल बोलते हैं उसको अपने लोग। आइए देखिए, लिखा हुआ है सीड कैपिटल इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज्ड टू स्टार्ट ए बिजनेस आइडिया और प्रोजेक्ट।
एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगता है, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट को क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। अरे भाई, तुम एक कैफे खोलना चाहता है, ठीक है, तुम एक कैफे खोलना चाहता है, तुम एक बड़ा सा बिजनेस खोलना चाहता है, पैसा जो लगेगा, तुमको सबसे पहला पहला पैसा जो लगेगा, पहला पहला जो पैसा लगेगा, उसको बोलते हैं अपने लोग सीड कैपिटल। ठीक है। इट कवर्स अर्ली एक्सपेंसेस, लाइक अर्ली अर्ली एक्सपेंसेस को कवर करता है, जैसे रिसर्च का, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेटअप कॉस्ट। ठीक है। तो सीड कैपिटल किसको बोलते हैं? कि बिजनेस में जो पहला पैसा लगेगा, उस पैसे को क्या बोलते हैं? सीड कैपिटल। कुछ तो लगाना पड़ेगा ना अपने घर से। आइए फिर बात करते हैं वेंचर कैपिटल। वेंचर वेंचर कैपिटल क्या होता है? देखिए, वेंचर कैपिटल जब इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ स्टार्टअप में पैसा लगाते हैं। जब कोई इन्वेस्टर आए, अरे शार्क टैंक नहीं दिखता तुम लोग क्या? शार्क टैंक में इतने सारे इन्वेस्टर्स बैठा रहता है। कोई मान लीजिए इन्वेस्टर है नमिता थापर। ठीक है। अब उसको पता चला कि ये हाई ग्रोथ स्टार्टअप है, ये स्टार्टअप ग्रो कर सकता है फ्यूचर में, तो वो लोग अपने फायदे के लिए ना, वो लोग अपने फायदे के लिए पैसा लगाते हैं और बदले में शेयर कैपिटल ले लेते हैं। बदले में बोलते हैं कि हम आपके कंपनी में पैसा लगाएंगे, लेकिन 2% हमको इक्विटी चाहिए आपका कंपनी का। हम आपके कंपनी में पैसा लगाएंगे, लेकिन 2% इक्विटी चाहिए, 2% हमको ओनरशिप चाहिए आपके आपके कंपनी का। तो जो इन्वेस्टर्स ग्रोइंग स्टार्टअप को पहचानते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और उसका स्टेक लेते हैं, उसको बोलते हैं दोस्तों वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल, आइए देखिए, वेंचर कैपिटल इज द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइडेड टू न्यू और ग्रोइंग बिजनेस। कोई एकदम नया नया बिजनेस है या ग्रोइंग बिजनेस है, तो इन्वेस्टर लोग उसके ऊपर पैसा लगाती है, उसके ऊपर पैसा लगाती है कि फ्यूचर में अगर ये बड़ा बना तो हमें हाई रिटर्न्स मिलेगा। विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स प्रोवाइड फंड इन एक्सचेंज ऑफ द ओनरशिप ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो इन्वेस्टर्स बोलते हैं, शार्क टैंक का भी देखे हो, शार्क टैंक, इन्वेस्टर्स इन्वेस्टर्स का भी बोलते हैं कि आपका बिजनेस एकदम नया है, आपका बिजनेस ग्रोइंग है, बहुत कर सकता है फ्यूचर में, हम आपके कंपनी में पैसा लगाने के लिए रेडी हैं, हम अपने कॉन्टैक्ट्स, हम अपने मेंटरशिप देने के लिए रेडी हैं, बस आप हमें अपना कंपनी का 5% स्टेक दे दो। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल। तो सीधा सा बात है, वेंचर कैपिटल इज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड टू न्यू और ग्रोइंग बिजनेस विद हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अब बात करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स कौन होता है भैया? एंजल इन्वेस्टर्स वो होता है जो आपके जीवन में बेटा एंजल की तरह आया है। आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट है कि कोई आए प्रभु और इन्वेस्ट कर दे, तो उसको बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। जैसे मान लो अभिषेक झा क्लासेस, मेरे को अभी पैसे का बहुत नीड है, मेरे को अभी एक्सपांड करना है क्लासेस क्लासेस को, बहुत एक्सपांड करना है क्लासेस को, पूरा ऑफलाइन लेके जाना है, हर एक सिटी में लेके जाना है, हर एक शहर में लेके जाना है। अरे सिर्फ कलकत्ता यूनिवर्सिटी को क्यों पढ़ाऊं, मुंबई मुंबई यूनिवर्सिटी को भी पढ़ाना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी पढ़ाना है। तो ये इंस्टीट्यूट को एक्सपांड करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। और और मैं अपना अर्ली स्टेज में हूं, मेरे को कोई पैसा नहीं देगा। अचानक से मान लीजिए मुकेश अंबानी आए, अचानक से मुकेश अंबानी आए, बोले अभिषेक मैं तेरा कंपनी में पैसा लगाता हूं, चल। तो एक एंजल इन्वेस्टर्स मतलब एक बड़ा सा इन्वेस्टर्स जो आपको अर्ली स्टेज में सपोर्ट कर देता है, तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। अचानक से मुकेश अंबानी आए, मुकेश अंबानी बोला अभिषेक मैं तेरे कंपनी में पैसा लगाता हूं, तू पढ़ाएगा सिर्फ और सारा का सारा खर्चा मैं करेगा, मुकेश भाई करेगा, बस अपना कंपनी का आधा स्टेक मेरे को दे दे, 50% स्टेक मेरे को दे दे, या 2% स्टेक मेरे को दे दे, या 10% स्टेक मेरे को दे दे। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब ऐसा इन्वेस्टर्स जो एक अर्ली स्टार्टअप लोगों के लिए फरिश्ता बन के आया, भगवान बन के आया है। तो एंजल इन्वेस्टर्स वेल्दी इंडिविजुअल्स होते हैं जो अपना पर्सनल पैसा स्टार्टअप में लगाते हैं। तो एंजल इन्वेस्टर्स आर द वेल्दी इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर पर्सनल मनी इन स्टार्टअप्स एट द अर्ली स्टेज। हाँ, वो कंपनी का पैसा नहीं लगाएंगे, वो अपना पैसा लगाएंगे। जैसे मुकेश अंबानी अपना पैसा लगा रहे हैं, मुकेश अंबानी अपना पैसा लगा रहे हैं। अब मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा, अगर अभिषेक झा क्लासेस को मुकेश अंबानी फंड कर रहा है, भाई ग्रो कर जाएगा अभिषेक झा क्लासेस। ठीक है।
और ये लोग मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, बिजनेस गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं ऑन्टरप्रनर्स को मेंटरशिप भी और बिजनेस गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब आइए, अब नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब फेसबुक पे भीख मांगना। क्राउड फंडिंग मतलब इंस्टाग्राम पे भीख मांगना। आप देखते होंगे फेसबुक इंस्टाग्राम पे वो डोनेशंस का एक एड चलता रहता है। तो अगर आपको एक बिजनेस करना है, आपके पास पैसा नहीं है और आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भीख मांग रहे हो कि भाई साहब 100 रुपया करके सबको ही डालिए कि मैं अपना बिजनेस कर पाऊं, उसको बोलते हैं दोस्तों क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग मतलब स्मॉल अमाउंट रेस करना सोशल मीडिया या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कि मेरे को भैया बिजनेस करना है, सबको ही 100 रुपया करके डालिए। क्राउड फंडिंग मतलब डिजिटल भिखारी, ऑनलाइन भीख मांगना। एक बिजनेस करना है और तुम ऑनलाइन भीख मांग रहे हो, सबसे 100 रुपया करके कलेक्ट कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग मींस raising small amount of money from many people through online platforms. It help entrepreneur finance business ideas without traditional laws. अब देखोगे ना, जैसे इंस्टा पे कोई ना भीख भीख मांगता है, फेसबुक पे कोई भीख मांगता है, यूट्यूब पे आजकल देखोगे, यूट्यूब पे एक लड़का पढ़ता रहता है, स्कैनर लगा के रखता है, लगा के रखता है, बोलता है कि फंड मी फॉर माई एजुकेशन, ऐसे करके। एक कोई अंकल अंकल पढ़ता रहता है, स्कैनर लगा के रखता है और सब कोई उसको 1 रुपया 2 रुपया करके स्कैन करके भेजते रहते हैं। तो ये क्या क्राउड फंडिंग मतलब ऑनलाइन भीख मांगना, फेसबुक में जाके भीख मांगना कि सबको इसमें 100 रुपया करके डालो कि जब 1 लाख हुआ तब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, क्लियर है। अब पढ़ते हैं कि बिजनेस इंक्यूबेटर्स कौन होता है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स, तो बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो होता है जो एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है, एक ग्रोइंग स्टार्टअप को सक्सेसफुल बनने में हेल्प करता है। ठीक है, आप हर एक चीज अकेले नहीं कर सकते भाई। आप इतने बड़े तोप नहीं हो कि हर एक चीज अकेले कर दोगे। आपको बिजनेस इंक्यूबेटर का हेल्प चाहिए टू प्रोवाइड वर्क स्पेस, टू प्रोवाइड मेंटरिंग, ट्रेनिंग, फाइनेंशियल गाइडेंस, बहुत चीज चाहिए। तो बिजनेस बिजनेस इंक्यूबेटर्स वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप्स को नर्चर करते हैं, स्टार्टअप्स को थोड़ा ग्रो करने में मदद करते हैं। वो अपना ऑफिस स्पेस प्रोवाइड कर देंगे, वर्क प्लेस प्रोवाइड कर देंगे, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे। अब मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं, अभिषेक झा क्लासेस। अचानक से एक बार खान सर आए, बोले कि अभिषेक अब तेरे को टेंशन लेने का दरकार नहीं है, मैं हूं। खान सर अचानक से आए, खान सर मेरे से हाथ मिला लिए, बोले कि तुमको मेरा क्लासरूम, तुमको मेरा ऑफिस, तुमको मेरा ट्रेनिंग सेंटर, तुमको मेरा फाइनेंशियल गाइडेंस, जो कुछ भी चाहिए तुम यूज कर और तुम अपना स्टार्टअप को ग्रो कर। अरे जरूरी नहीं है अभिषेक तुमको ऑफलाइन क्लासेस से खरीदना पड़ेगा, तुम मेरा ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा, तुम मेरा ऑफिस में पढ़ा। ऐसे ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस इंक्यूबेटर्स। ये क्या होता है बिजनेस इंक्यूबेटर्स? हम ऐसे उदास उदास बैठे थे कि मेरे को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, अचानक से खान सर आए फरिश्ता बन के, खान सर मेरे से हाथ मिला लिए। खान सर को आप लोग जानते हो ना? बोले कि अभिषेक बाबू, अरे अभिषेक बाबू, काहे काहे इतना टेंशन लेवेला, हम है ना, आवा, हमारा क्लास खाली बा, ऐसे करके बोले बिहारी। ठीक है, तो पूरा का पूरा हॉल दे दिए, वो अपना पूरा का पूरा ऑफिस दे दिए, पूरा का पूरा मेंटरशिप प्रोग्राम दे दिए, बोला कि जो नीड पड़ेगा, जो जो सपोर्ट चाहिए तुमको वो हम देने के लिए तैयार है। उन उन सबको अपने लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस इंक्यूबेटर्स। जो स्टार्टअप को अर्ली स्टेजेस में सपोर्ट कर देता है, थोड़ा सा सपोर्ट कर देता है कि वर्क प्लेस प्रोवाइड कर देता है, मेंटरिंग प्रोवाइड कर देता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? बिजनेस इंक्यूबेटर्स। अब प्राइवेट इक्विटी फंड क्या होता है? देखो, प्राइवेट इक्विटी फंड मतलब जो कंपनीज इस्टेब्लिश्ड कंपनीज पे पैसा लगाती है, जो कंपनीज इस्टेब्लिश कंपनी में पैसा लगाती है। इस्टेब्लिश्ड कंपनी मतलब उतना छोटा लेवल का भी कंपनी नहीं है, जो कंपनी इस्टेब्लिश्ड प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाती है, उसको बोलते हैं दोस्तों प्राइवेट इक्विटी फंड। प्राइवेट इक्विटी फंड सिंपल, प्राइवेट इक्विटी फंड स्टैब्लिश्ड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करती है ताकि बिजनेस एक्सपांड हो सके, बिजनेस और भी एक्सपांड हो सके। जैसे मान लीजिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में पैसा लगा दिया, या मतलब वो टाटा में पैसा लगा, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट इक्विटी फंड। ऑलरेडी जो स्टैब्लिश्ड बिजनेस है और उस स्टैब्लिश्ड बिजनेस में आप अगर पैसा लगाते हो और स्टेक खरीदते हो, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट इक्विटी फंड। ठीक है, तो लिखा हुआ है
A private equity fund is an investment collected from the investors to buy or invest in private companies. These fund help business expand, restructure और improve operations है। बिजनेस को एक्सपांड करने में, बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने में, बिजनेस के ऑपरेशंस को इंप्रूव करने में हेल्प होता है प्राइवेट इक्विटी फंड्स में। ठीक है, अब बात करते हैं, सुनो, तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स का मतलब क्या है कि बड़ी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना इस प्राइवेट कंपनी। अरे छोटे छोटे कंपनीज में तो सब इन्वेस्ट करते हैं, हम बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, उसको और बड़ा बनाएंगे। कोई लोग क्या करता है कि बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट करता है, उसको और बड़ा बनाता है, उसको और एक्सपांड करता है, उसको उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड। ठीक है, अब बात करेंगे इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इंडस्ट्रियल स्टेट्स क्या होता है? अब देखो, अब सरकार हो गया ना, अब सरकार क्या करती है, फैक्ट्री सेटअप के लिए ना एक रेडीमेड इंडस्ट्रियल एरियाज बनाती है। जैसे कि कोलकाता में बहुत सारे, कोलकाता में न्यू टाउन वाला जो एरिया, न्यू टाउन वाला एरिया, आप देखो कि न्यू टाउन वाला एरिया में बहुत सारा उसमें इंडस्ट्रियल एरियाज है, बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे आप ना घर घर नहीं खरीद सकते, बिकॉज वो फैक्ट्री है, फैक्ट्री वाला जगह है। तो अगर गवर्नमेंट ऑलरेडी एक ऐसा जगह सेट करके रखा है जहां पे सिर्फ फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज होंगे, जहां पे सिर्फ ऐसे ही मतलब कि इंडस्ट्रीज ही इंडस्ट्रीज खोल सकेंगे लोग, उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल स्टेट्स। इंडस्ट्रियल स्टेट्स मतलब जहां पे इंडस्ट्रीज होंगी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज होंगी, कि अगर कोई नया नया बिजनेसमैन आएगा और उसको फैक्ट्री सेटअप करना रहेगा तो वहां प्लॉट लेके कर सकता है नॉर्मली। न्यू टाउन क्या, बहुत सारे एरियाज में देखो कि इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है नॉर्मली। तो यहां पे इंडस्ट्रियल स्टेट्स का मतलब क्या है? इंडस्ट्रियल स्टेट्स आर प्लान्ड एरिया डेवलप्ड फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज विथ रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि कभी कभी सरकार क्या करती है, सरकार एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए कभी कभी क्या करती है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया बना देती है, कि ये वाला जो एरिया है ये इंडस्ट्रियल एरिया ही रहेगा, और रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे रेडी कर देती है कि सिर्फ यहाँ पे इंडस्ट्रीज ही बनेंगे। यहाँ पे तुम घर घर नहीं खरीद सकते, यहाँ पे तुम घर वर नहीं खरीद सकते। यहाँ पे यहाँ पे इंडस्ट्रीज के लिए लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ट्रांसपोर्ट और जो भी फैसिलिटी चाहिए वो सब सब गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है। वो बोलती है कि यहाँ आप लोग इंडस्ट्रीज खरीदो, यहाँ इन्वेस्ट करो। उसको अपने लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल स्टेट्स। मतलब इंडस्ट्रीज खोलने का इलाका, एक इलाका होता है इंडस्ट्रीज का। ऐसा नहीं होता है कि इंडस्ट्रीज के बीच में घर बना दिए, नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन डेवलप्स इंडस्ट्रियल स्टेट्स इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है वो इंडस्ट्रियल स्टेट्स को डेवलप करता है। आइए आइए, अब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आइए, अब पढ़ेंगे अपने लोग कि डिस्कस द फीचर्स एंड रोल ऑफ एसएचजी। फीचर क्या है एसएचजी का और रोल क्या है एसएचजी का? एसएचजी का मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप कौन होते हैं? जो छोटे छोटे अमाउंट्स में सेविंग करते हैं, आपस में ही लोन्स देते हैं। ठीक है, आपके आपके पाड़े का, आपके मोहल्ले का आंटीज जो सोसाइटीज खोलती है, जहां पे आपकी मम्मी 500 रुपया करके, 1000 रुपया करके हर महीने इन्वेस्ट करती होगी, और जरूरत पड़ने पर लोन्स भी मिलता है वहां से, उसको बोलते हैं दोस्तों एसएचजी। एसएचजी, ठीक है, जिसको अपने लोग मोहल्ला भी बोलते हैं, मोहल्ला भी बोलते हैं। ठीक है, अपना अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। सीधा सा बात है कि मम्मी लोग, आंटीज लोग जो हर महीना सेविंग करती है, छोटा छोटा करके सेविंग करती है, और किसी को अगर लोन लगा तो हल्के से ब्याज रेट पर लोन देती है, उसको अपने लोग क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है, फीचर्स क्या है? सबसे फीचर्स है स्मॉल ग्रुप साइज। इस ग्रुप का साइज जो है बहुत मतलब कि छोटा रहता है, 5-10 या 15-20 महिला रहती है, या 20-25 महिला रहती है, 50 महिला रहती है, उससे ज्यादा नहीं। इन सारे ग्रुप्स का ना बहुत छोटा साइज रहता है। मोहल्ला का आंटी लोग कितना ही रहता है, 10-20 महिला मिलके सेविंग करते हैं, आपस में लोन देते हैं। रेगुलर मीटिंग, ये लोग रेगुलरली मीटिंग करते रहते हैं, रेगुलरली। ये पता है उसकी बेटी भाग गई, यही सब मीटिंग करते रहते हैं। ठीक है, ये लोग वीकली, मंथली, रेगुलरली ये लोग मीटिंग करते रहते हैं, गप्पे सप्पे लगाते रहते हैं। ये पता है, ये उसकी बेटी भाग गई, ये ले मेरे 500। ये पता है रिमझिम का ना लड़का भाग गया, बिगड़ा हुआ लड़का था। रोज तो वो लड़की के साथ आता था रैपिडो करके। ऐसे ऐसे करके बात बात करता रहेगा, रेगुलरली मीटिंग करता है मोहल्ले का आंटी से। ठीक है, ठीक है, और सपोर्ट करता है। फिर कलेक्टिव सेविंग्स,
हर मेंबर्स थोड़ा थोड़ा करके जमा करता है, हर हर मेंबर्स थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा करता है, मतलब एक मतलब कि बांध दिया जाता है कि हर एक मेंबर्स को 500 रुपया करके हर महीने देने हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, एसएचजी प्रमोट सेविंग हैबिट्स, एसएचजी प्रमोट सेविंग हैबिट्स, दे पुल देयर सेविंग्स एंड क्रिएट ए कॉमन फंड्स टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर्स इन नीड। ठीक है। फिर इंटरनल लेंडिंग, अगर आपस में किसी को लोन्स का रिक्वायरमेंट पड़े तो लोन्स मिल जाता है उनको बहुत सस्ते ब्याज में, मतलब 1% या 2% में। आपस में ये लोग सेव करते हैं, आपस में ये लोग एक दूसरे को लोन देते हैं, आपस में ही सेव करेंगे, आपस में ही एक दूसरे को लोन देंगे। ठीक है। फिर डिसीजन डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन सब मिल के लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। अब डिसीजन जो है ग्रुप मेंबर सब मिल के लेते हैं, पूरा का पूरा ग्रुप मिल के लेता है डिसीजन। क्लियर है। अब रोल के बारे में बात करते हैं, क्या क्या रोल है। अब रोल पूछे, फीचर्स पूछे, एडवांटेज पूछे, उसका सबका आंसर एक ही होगा, आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंस पूछे, एक ही आंसर होगा, जो याद रहेगा वो लिख देना। ठीक है। रोल ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, सबसे पहला फिनेंशियल इंक्लूजन लिखा हुआ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप plays a crucial role in financial inclusion by providing access to credit and banking services to the unbanked and marginalized sections of the society। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के वजह से महिला लोग बैंक अकाउंट खुलवाने लगे, खाता खुलवाने लगे, फाइनेंशियल लिटरेसी आया उनके अंदर, वो लोग मतलब पैसा पैसा समझने लगे। तो पहले पहले आप देखते थे कि गांव गांव देहात में लोग सब वो मतलब कि बैंक अकाउंट का मतलब नहीं समझता था, लेकिन आजकल सब कोई सोसाइटी जो करता है, आपका जो पाड़ा मोहल्ला का जो सोसाइटी होता होगा बैंक अकाउंट के थ्रू ही होता होगा नॉर्मली। सब कोई एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट खुलवाया होगा और उसमें 500 1000 रुपए करके ट्रांसफर करता होगा। किसी को भी लोन अगर लेना होगा तो लोन भी ये बैंक अकाउंट के थ्रू ही मिलता है। हाँ, कैश में भी होता है, लेकिन बैंक अकाउंट के थ्रू भी मिल सकता है। तो फाइनेंशियल लिटरेसी आया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक फाइनेंशियल लिटरेसी आया है। ठीक है। फिर वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है, कि महिलाओं के हाथ में भी पैसे मिलते हैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिलती है। सीधा सा बात है, वुमेन मतलब वुमेन एम्पावरमेंट को भी प्रमोट करती है। जैसे हाउसवाइफ अपना पापड़ का बिजनेस स्टार्ट करती है नॉर्मली, अब देखती हो ना, माधवी 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 अपना पापड़ वापड़ का बिजनेस बिजनेस स्टार्ट कर सकती है नॉर्मली। ठीक है। फिर पॉवर्टी एलिविएशंस, गरीबी कम जाती है, गरीबी कम जाती है, इनकम बढ़ती है तो गरीबी कम जाती है। पॉवर्टी एलिविएशंस बाय प्रोवाइडिंग स्मॉल लोन्स फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज। एसएचजी हेल्प रिड्यूस एसएचजी हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी एंड इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ देयर मेंबर्स। फिर सोशल डेवलपमेंट, एसएचजी हेल्थ पे, एजुकेशन पे और सैनिटाइजेशन पे भी काम करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो हेल्थ पे, एजुकेशन पे, सैनिटाइजेशन पे भी काम करती है, ओवरऑल थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करके। एंड स्किल डेवलपमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप के हेल्प से मेंबर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, मेंबर्स को फाइनेंशियल लिटरेट बनाया जाता है। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, कि पैसे को समझना, अपने पैसे को समझना, पैसे को किस तरीके से ग्रो करे, ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्किल डेवलपमेंट भी होता है मेंबर्स लोगों का यहाँ पे। तो एसएचजी ऑफन प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू मेंबर, स्पेशली इन द एंटरप्रेन्योरल एंड वोकेशनल स्किल्स। ठीक है, डन। चलिए आइए, अब अपने लोग पढ़ेंगे कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स मतलब आपके अर्ली डेज में कोई आप फरिश्ता बन के आया। मान लो अभिषेक झा क्लास, अपने अर्ली अर्ली डेज पे अभिषेक झा क्लासेस के पास कोई भी पैसा नहीं है, रतन टाटा जी आए, अभी तो नहीं है रतन टाटा जी आए और मेरे को सपोर्ट कर दी, बोले कि अभिषेक तू टेंशन मत ले, आज से तेरे पीठ के पीछे रतन टाटा का हाथ है, आज आज से तेरे ये पीठ के पीछे वो टाटा जी का हाथ है। तो रतन टाटा जी आए, मेरे बिजनेस को इन्वेस्ट कर दिए, बस मेरा बिजनेस एकदम जगमगा गया। अब मैं ये कोचिंग क्लासेस को हर जगह लेके जाऊंगा, इन पूरा ऑल ऑल इंडिया में लेके जाऊंगा, पैन इंडिया में लेके जाऊंगा। इसको अपने लोग क्या बोलते हैं? एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर मतलब वो इन्वेस्टर्स जो एंटरप्रेन्योर के लाइफ में फरिश्ता बन के आया है, फरिश्ता बन के आया है। तो आइए, लिखा हुआ है कि डिस्कस द फीचर्स ऑफ द एंजल इन्वेस्टर्स। तो क्या है फीचर्स इसका? देखिए, कभी भी फीचर्स पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, कुछ भी पूछे, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा। सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स का डेफिनेशन लिखिएगा, उसके बाद फीचर्स लिखिएगा, ज्यादा मार्क्स मिलेगा।
कभी भी फीचर्स पूछे, इंपॉर्टेंस पूछे, सबसे पहले आप डेफिनेशंस लिखिएगा, उसके बाद फीचर लिखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स आर यूजुअली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हु इन्वेस्ट देयर पर्सनल फंड। बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स कौन होता है? जो बहुत अमीर होता है, जो बहुत रिच होता है, जो बहुत वेल्दी होता है, जो अपना पर्सनल फंड से एक स्टार्टअप में लगाता है, जो अपना पर्सनल फंड से, ये कोई कंपनी नहीं है बल्कि एक ऐसा इंडिविजुअल है जो अपना पर्सनल फंड से, अपना पर्सनल पॉकेट से स्टार्टअप में लगाता है। जैसे कि रतन टाटा जी आए, टाटा नहीं आया, अंबानी आया, रिलायंस नहीं आया, उसका कंपनी नहीं आता है, वो पर्सन आता है, बोलता है कि हम आपके कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एंजल इन्वेस्टर्स कौन है? बहुत अमीर आदमी जो स्टार्टअप पे ऐसे ही पर्सनली इन्वेस्ट कर देता है, अपने पर्सनल बेसिस पे इन्वेस्ट कर देता है। फिर अर्ली स्टेज इन्वेस्टमेंट, बिजनेस बिजनेस के बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पैसा लगाते हैं ये लोग। बिजनेस बिजनेस के बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में पैसा लगाता है, अर्ली स्टेज में। एंजल इन्वेस्टर्स वो है कि जब बिजनेस एकदम शुरुआती स्टेज में है, वो तब पैसा लगाता है। एंजल इन्वेस्टर्स प्राइमरली इन्वेस्ट इन द अर्ली स्टेज ऑफ द बिजनेस व्हेन ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग ऑप्शंस मे नॉट बी अवेलेबल। इक्विटी से स्टेक, एंजल इन्वेस्टर्स जो है वो वो इन्वेस्टमेंट के बदले कुछ परसेंटेज ओनरशिप ओन करते हैं। जैसे रतन टाटा जी आए, बोले कि हमको 10% चाहिए आपका कंपनी, हम आपको सारा सपोर्ट देने के लिए तैयार है, हमको 10% चाहिए आपका कंपनी का, हम आपको हमको ये 10% स्टेक चाहिए आपका कंपनी का, ठीक है। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, एंजल इन्वेस्टर्स एकदम शुरुआती बिजनेस के ऊपर रिस्क लेते हैं, ग्रो व्रो नहीं किया है कुछ। जितना ज्यादा रिस्क लेंगे एंजल इन्वेस्टर, उतना ज्यादा उन लोगों को रिवॉर्ड भी मिलता है, ठीक है। एंजल इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व्स हाई रिस्क एट स्टार्टअप हैव ए हाई फेलियर रेट, बहुत हाई फेलियर रेट है। एंजल इन्वेस्टर्स का बहुत हाई फेलियर रेट है, वो लोग मतलब जुआ लगा रहे हैं, जुआ। बिकॉज एक बिजनेस अभी खराब ही नहीं हुआ ठीक से, आप उसमें पैसा लगा रहे हो, लेकिन मान लो कि वो बिजनेस अगर चल पड़ा तो हाई रिवॉर्ड भी किसी को मिलेगा, हाई रिवॉर्ड भी तो एंजल इन्वेस्टर्स को ही मिलेगा। तो कभी कभी एंजल इन्वेस्टर्स जो है वो 50% स्टेक भी मांग लेते हैं, 50%, 40% ऐसे भी मांग लेते हैं। अगर वो स्टार्टअप चल पड़ा तो सारा का सारा फायदा किसका? एंजल इन्वेस्टर्स का। अब मेंटरशिप एंड सपोर्ट, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। लोग जो होते हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, वगैरह वगैरह। चलिए आई क्लियर है। अब बात करेंगे फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल के क्या क्या फीचर्स है देखिए। तो सबसे पहला, इक्विटी फाइनेंसिंग। वेंचर कैपिटल फर्म पैसा देती है और बदले में ओनरशिप शेयर लेती है। वेंचर कैपिटल फर्म जो है, वेंचर कैपिटल फर्म, वो क्या करती है? पैसा देती है एक स्टार्टअप को, और बदले में क्या लेती है? स्टेक। बदले में क्या लेती है? स्टेक, कि हमको आपका कंपनी का 1% स्टेक चाहिए। तो इक्विटी फाइनेंसिंग करती है। जैसे शार्क टैंक में देखते हो आप लोग, अनुपम बोला कि ये कंपनी में हम इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको चाहिए 1% स्टेक फॉर 1 करोड़ रुपीज। हम 1 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं, आप 1% स्टेक दे दो ये कंपनी का। इक्विटी फाइनेंसिंग। तो वेंचर कैपिटल इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिंग इन ये स्टार्टअप्स एंड अर्ली अर्ली स्टेज कंपनी इन एक्सचेंज फॉर द इक्विटी और ओनरशिप स्टेक्स। दिस प्रोवाइड्स द कैपिटल नीडेड फॉर ग्रोथ। फिर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, वो लोग भी बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं। वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, और जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा, सीधा सा बात है। फिर एक्टिव एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट जो रहते हैं ना, वो लोग स्ट्रैटेजी बना के देते हैं कि किस तरीके से काम करना है। वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट अगर तुम्हारे फर्म में पैसा लगाया है, तो वो लोग उसको अपना फर्म मान के चलेंगे, और पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी, अच्छे से स्ट्रैटेजिक डायरेक्शंस देंगे कि किस तरीके से एक कंपनी ग्रो कर सकती है। वेंचर कैपिटलिस्ट ऑफन टेक्स एन एक्टिव रोल इन द मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक डिसीजंस तो कंपनी दे इन्वेस्ट। तो दे प्रोवाइड मेंटरशिप गाइडेंस एंड इंडस्ट्रीज कनेक्शंस, मतलब कि मेंटरशिप भी प्रोवाइड करता है, गाइडेंस भी प्रोवाइड करता है, और उनके जितने भी कनेक्शंस है वो सब भी प्रोवाइड करता है नॉर्मली। फिर स्टेजेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सीड, अर्ली स्टेज और ग्रोथ स्टेज, सब फेजेस में फंडिंग करती है। ये मैटर नहीं करता कि ये मैटर नहीं करता कि ऑन्टरप्रेन्योरशिप कब स्टार्ट हुआ है, अर्ली स्टेज में स्टार्ट हुआ है, सीड में स्टार्ट हुआ है, कौन सा स्टेज में स्टार्ट हुआ है। वेंचर कैपिटलिस्ट हमेशा बैठा हुआ रहता है सपोर्ट करने के लिए, वेंचर कैपिटलिस्ट हमेशा बैठा हुआ रहता है सपोर्ट करने के लिए। और एग्जिट स्ट्रैटेजी, वेंचर
वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी टू रियलाइज रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब एग्जिट स्ट्रैटेजी भी है, ठीक है। बाद में आईपीओ या कंपनी सेल के थ्रू प्रॉफिट प्रॉफिट कमाती है, ठीक है। सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले वेंचर कैपिटलिस्ट उस कंपनी का, उस स्टार्टअप वाला कंपनी का कुछ स्टेक खरीद के रख लेते हैं, जैसे कि 50%। वो बोलती है कि हम आपके कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, लेकिन हम हमको अपना कंपनी का, हमको आपका कंपनी का 50% चाहिए। अब वो जब कंपनी ग्रो ग्रो कर जाती है, वो जब कंपनी ग्रो कर जाती है, जहां पे वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा लगाया है, वहां पे धीरे 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 करके स्टेक को डाइल्यूट करती है वहां पे धीरे 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 करके स्टेक को वो लोग डाइल्यूट करता है, मतलब बेचता है और पैसा कमाता है। वेंचर कैपिटलिस्ट का यही काम है कि पहले खरीद के रख लो और बाद में थोड़ा थोड़ा करके बेचते रहो, कि बाद में बेचते रहो थोड़ा थोड़ा, आईपीओ के थ्रू, शेयर मार्केट के थ्रू, वगैरह वगैरह, ठीक है। आइए, फिर रोल ऑफ वेंचर वेंचर कैपिटल। सबसे पहले क्या है, फंडिंग इनोवेशंस। तो वेंचर कैपिटल क्या करता है, वेंचर कैपिटल न्यू आइडियाज को मार्केट तक पहुंचने में पैसा देता है, मदद करता है। वेंचर कैपिटल क्या करता है, वो नए नए आइडियाज को मार्केट तक पहुंचने के लिए मदद करता है। यंग स्टार्टअप होल्डर्स को मदद करता है कि भाई तू स्टार्टअप कर रहा है ना, हम तेरी मदद करेंगे, ये तुम्हारे जो आइडिया, तुम्हारे जो यूनिक आइडियाज है, मार्केट तक हम पहुंचाएंगे। फंडिंग इनोवेशन, इनोवेशंस करने के लिए, स्टार्टअप करने के लिए फंड करता है वेंचर कैपिटलिस्ट। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ, बिजनेस ग्रो करता है, रेवेन्यू बढ़ता है, और रेवेन्यू अगर बढ़ता है तो इकोनॉमी भी ग्रो करता है हमारा, ठीक है। वेंचर लिखा हुआ है कि वीसी इन्वेस्टमेंट, मतलब कि वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रोवाइडिंग द क्रिएशन एंड एक्सपांशन ऑफ द हाई पोटेंशियल बिजनेस। तो सीधा सा बात है ना, अगर बिजनेस ग्रो करेगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रेवेन्यू अगर बढ़ेगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, जीडीपी ग्रो करेगी हमारी, अच्छी बात है ना, हमारा देश तरक्की करेगा। फिर जॉब क्रिएशंस की नई नई कंपनीज जॉब क्रिएट करती है। वेंचर बैक्ड कंपनीज ऑफन एक्सपीरियंस्ड रैपिड ग्रोथ लीडिंग टू जॉब क्रिएशन एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर अगर वेंचर कैपिटलिस्ट एक कंपनी को प्रमोट कर दिया, तो वो सब कंपनीज क्या कर सकती है, वो सब कंपनी जॉब क्रिएट कर सकती है और ग्रो कर सकती है। फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ये टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे सेक्टर्स को डेवलप करता है, ठीक है। वेंचर वो कैपिटलिस्ट हेल्प would develop and advance industries by identifying and nurturing promising startups. They play a key role in shaping the future of business such as technology, healthcare and renewable energy. ठीक है, ठीक है। तो वेंचर, एक वीसी जो होता है, वीसी का मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट जो होता है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, वो फंड इसीलिए करता है ताकि हेल्थ केयर का कुछ हो सके, या टेक्नोलॉजी का हो सके, रिन्यूएबल एनर्जी का हो सके। एंड बिल्डिंग बिजनेस इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स और एक्सपर्ट्स का नेटवर्क बनाता है। वेंचर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करता है कि एक एंटरप्रेन्योर्स जो है, एंटरप्रेन्योर्स को अपने सारे के सारे कनेक्शंस के बारे में बताता है, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स के बारे में बताता है, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज देता है कि हाँ भाई इनके साथ बिजनेस करो, ये हमारा ही कंपनी है, ठीक है। आइए, अब प्राइवेट इक्विटी फंड का क्या क्या फीचर्स है, आइए जरा देखते हैं। प्राइवेट इक्विटी फंड्स का क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले प्राइवेट इक्विटी फंड क्या करती है, इन्वेस्टमेंट इन प्राइवेट कंपनी, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी। सिर्फ जो कंपनी स्टैब्लिश्ड है, ग्रोड है, उसमें इन्वेस्ट करेगी, सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी, ठीक है। प्राइवेट इक्विटी फंड मतलब क्या होता है कि प्राइवेट इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट इन प्राइवेट कंपनीज दैट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड। सिर्फ प्राइवेट कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जहां पे हाई ग्रोथ पोटेंशियल रहता है। वो लोग को रिस्क लेना ही नहीं है, वो लोग को रिस्क लेना नहीं है, वो लोग बोलता है कि हम स्टैब्लिश्ड बिजनेस में पैसा लगाएंगे, जो बिजनेस ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है वहां पैसा लगाएंगे। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग 1 साल 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते, 5-10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर टिपिकली लॉन्ग टर्म विद होल्डिंग पीरियड ऑफ 5 to 10 years. This allow time to for implementation of the strategic change and the value creation. तो 5 से 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, ठीक है। एक्टिव मैनेजमेंट सो प्राइवेट इक्विटी फंड सिर्फ पैसा नहीं देता, मैनेजमेंट को इंप्रूव करता है, अंदर जो इंटरनल मैनेजमेंट है उसको भी इंप्रूव करता है। अगर प्राइवेट कंपनीज अगर प्राइवेट इक्विटी फंड
किसी प्राइवेट कंपनी में पैसा लगाया है तो वहां के जो भी मैनेजमेंट है उसको भी इंप्रूव वो लोग करेगा। फिर लिवरेज, प्राइवेट इक्विटी फंड्स कभी कभी बोरोड मनी का यूज करके एक्वाजिशन करता है। ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी इक्विटी फंड्स जो है वो कभी कभी लिवरेज, लिवरेज का मतलब क्या है, डेट। अब कभी कभी डेट का यूज करके इन्वेस्टमेंट करता है। लिवरेज का मतलब क्या होता है, डेट। डेट, उधार का यूज करके, उधार उधार दे के ये करती है। मतलब आपको एग्जांपल समझाए, प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी कंपनी, मान लीजिए प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी फंड्स 100 करोड़ एक अलग बिजनेस में लगाया, तो 60 करोड़ उसका अपना वाला पैसा रहता है और 40 करोड़ कहीं से लोन मांग के रखता है वो लोग। प्राइवेट इक्विटी फंड्स जो लगाता है ना, 100 करोड़ मान लो पैसा लगाया, तो 60 करोड़ अपना अपना वाला पैसा लगाया और 40 करोड़ कहीं से लोन वोन मांग लिया। ठीक है, लोन मांग के पैसा लगा दिया एक कंपनी में, इसको बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी फंड्स। तो प्राइवेट इक्विटी फंड्स ऐसा कंपनी में पैसा लगाती है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जिसमें ग्रोथ का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। रिस्क नहीं लेती वो लोग, रिस्क वो लोग नहीं लेती। ठीक है, चलिए आइए लास्ट, आइए अब पढ़ेंगे अपने लोग ई आई ए। ई आई ए का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले एनवायरमेंट पर होने वाले इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है। मतलब कोई सा भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हो, एनवायरमेंट पे क्या इफेक्ट होने वाला है। कोई सा भी बिजनेसमैन लोग एक फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला है मान लीजिए, ठीक है, ईआईए क्या होता है समझा रहे हैं। मान लीजिए एक बिजनेसमैन लोग फैक्ट्री स्टार्ट करने वाला है, तो ये फैक्ट्री स्टार्ट करने से उधर के एनवायरनमेंट में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्या इंपैक्ट करने वाला है, क्या इफेक्ट करने वाला है, नॉर्मली उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, उसको अपने लोग बोलते हैं ई आई ए। ठीक है, चलिए आइए देखिए, सबसे पहले देखिए रोल ऑफ ईआईए। हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, रोल ऑफ ईआईए मतलब इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट का क्या क्या रोल है। मतलब हम क्या बोले कि अगर एक बिजनेस आपको स्टार्ट करना है कोई जगह, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले वहां के आप माहौल देखते हो कि इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा ना, ये बिजनेस के वजह से यहाँ के इन्वायरमेंट पे इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा, उसके नेगेटिव साइड्स उसके पॉजिटिव साइड्स आप देखते हो नॉर्मली। तो सबसे पहले क्या होता है, असेसिंग एनवायरमेंटल इंपैक्ट। तो प्रोजेक्ट का पॉजिटिव और नेगेटिव एनवायरमेंटल इफेक्ट्स को एनालाइज सबसे पहले करते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पे, ये जो प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टाउन में, तो यहाँ का एनवायरमेंट पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, क्या नेगेटिव इंपैक्ट है, उसको पूरा एनालाइज करते हो आप, सबसे पहले एनालाइज करते हो। तो EIA is a process that evaluates the potential environmental effects of proposed project or development before they carry out. It helps to identify positive and negative impact of the development. तो एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले ये पता करना कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव इंपैक्ट आने वाला है ये एनवायरनमेंट में उसको। ठीक है, फिर देखिए, फिर आइए, फिर क्या लिखा हुआ है, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, तो इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग मतलब ऑथोरिटीज को प्रोजेक्ट अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, ऑथोरिटीज को प्रोजेक्ट अप्रूव या रिजेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन देता देता है। ठीक है, तो EIA प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकिंग मेकर्स, अलाउिंग देम टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट वेदर टू अप्रूव, मॉडिफाई और रिजेक्ट ए प्रोजेक्ट। ठीक है, सो पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है, पब्लिक पार्टिसिपेशन का मतलब होता है लोकल लोकल वो कम्युनिटीज को अपनी कंसर्न्स रखने का मौका मिलता है। जो वहाँ के लोकल लोकल कम्युनिटीज है, वो लोग भी आके यहाँ पे बोलेंगे कि सर ये मतलब कि प्रोजेक्ट को ऐसे आप मत ये कीजिए। ठीक है, ये बिजनेस को आप यहाँ पे स्टार्ट मत कीजिए, आप दूर स्टार्ट कीजिए, 1 किलोमीटर दूर स्टार्ट कीजिए। वहां के लोकल पब्लिक को भी कंसर्न्स रखने का होता है। ठीक है, मिटिगेशंस मेजर्स, EIA हेल्प इन आइडेंटिफाइंग मिटिगेशंस मेजर्स टू रिड्यूस प्रिवेंट नेगेटिव एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स। तो नेगेटिव इंपैक्ट्स को कम करने का सोल्यूशन सजेस्ट करता है EIA। EIA का मतलब क्या होता है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। तो जो भी चीज नेगेटिव होने वाली है, वहां पे नेगेटिव इंपैक्ट होने वाली है, इस उसको कैसे सुधारे, उसको कैसे रिड्यूस करे, उस चीज के बारे में सोल्यूशंस बताती है। ठीक है, फिर कंप्लायंस विद रेगुलेशंस। EIA हमेशा ये इंश्योर करती है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो एनवायरमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से हो।
EIA ensures that project complies with the रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब कि ये जो हम लोग प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, बिजनेस जो स्टार्ट करने वाले हैं, वो सारे के सारे रेगुलेशंस स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, रेगुलेशंस के हिसाब से हो। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ग्रोथ और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस के बीच बैलेंस बनाता है EIA। ठीक है, कि ग्रोथ तो करना है लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ हमें ग्रोथ करना है, हमें इंडिया को डेवलप बनाना है, बहुत बेहतर बात है, लेकिन हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, ये चीज का भी ध्यान रखता है EIA। तो EIA सपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग प्रोजेक्ट्स दैट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलबींग एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन। प्रोजेक्ट के दौरान और बाद में इंपैक्ट्स मॉनिटर किए जाते हैं। ठीक है, तो मॉनिटरिंग भी होता है यहाँ पे, बिल्कुल। तो लिखा हुआ है EIA includes provision for monitoring and evaluating the environmental impacts of the project during and after it implementations वगैरह। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के दौरान या बाद में इम्पैक्ट्स मॉनिटर किए जाते हैं कि सब कुछ सही सही हुआ ना, सब कुछ सही सही हुआ ना, प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया लेकिन एनवायरनमेंट पे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा ना, वगैरह वगैरह। तो सीधा सा बात है, EIA क्या है? EIA का मतलब है कि एक बिजनेसमैन लोग जब एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाला होता है तब ये चेक कर लेता है कि इसका एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और उसका सोल्यूशंस क्या निकाल सकते हैं, ये सब सब चेक करके एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया जाता है। इसको बोलते हैं EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हमारा जो है यूनिट नंबर 2 खत्म हो गया। दोस्तों बार बार बोल रहे हैं ई बुक पढ़ लेना, ई बुक को रीड कर लेना, संजीवनी बूटी घोल के पी लेना, बोनस बूटी शाम को आएगा। ठीक है, एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जाओ, याद करते जाओ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।